जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल जीके करूंगा में। मेरा नाम है अविनाश कुमार और आज के इस वीडियो में हम ल्यूसेंट का दूसरा पेज खत्म कर लेंगे। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो दूसरा पेज है, दूसरा पेज को कवर करने से पहले हम कुछ शब्द को हम समझ लेंगे। तो शब्द का मीनिंग समझ लेंगे कि उसका मतलब क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है संहिता। यहाँ पे जो है लिखा हुआ है संहिता। संहिता का जो अर्थ है उसका अर्थ होता है संगठित रूप। अच्छा, इसको याद कैसे करिएगा? संहिता से सहित, एक सहित, एक साथ, सहित रूप, सहित रूप यानी संगठित रूप। ठीक है, तो इस तरीके से संहिता को याद करिएगा। दूसरा है वृत्तांत। वृत्तांत का मतलब हो गया विस्तार। वृत्तांत का अर्थ हो गया विस्तार। ठीक है ना? तो विस्तृत रूप, किसी भी चीज का डिटेल्ड रूप, किसी भी चीज का एक्सप्लेन रूप, यानी किसी चीज का एक्सप्लेनेशन, किसी चीज का डिटेल्स यदि हो या विवरण हो तो उसको वृत्तांत कहते हैं, है ना? वो से वृत्तांत, वो से विस्तार। ठीक है ना? इस तरीके से याद करिएगा। अच्छा, किसी भी चीज को अगर हम एक्सप्लेन करते हैं तो उसको हम विस्तार से हम बोलते हैं, विस्तार से बोलते हैं, हम डिटेल में उसका जानकारी हम देते हैं। ठीक है ना? तो इस तरीके से वृत्तांत को याद रखिएगा। स्मृति, स्मृति का मतलब होता है याददाश्त। अच्छा, दूसरा अर्थ होता है इसका नियम। ये ध्यान में रखिएगा। स्मृति का क्या अर्थ होता है? वो होता है नियम। ठीक है दोस्तों। अच्छा, यहाँ पे जो ल्यूसेंट का जो दूसरा पेज है उसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है, स्त्री की सर्वाधिक गृही हुई स्थिति मैत्रेयी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वैदिक युग में स्त्री का जो स्थिति था वो क्या था। मैत्रेयी संहिता में, संहिता का अर्थ होता है किसी भी चीज का डिटेल जानकारी। ठीक है ना? तो मैत्रेयी संहिता जो है वो यजुर्वेद का जो है एक ब्रांच है। यजुर्वेद में जो है एक टाइप का ब्रांच है जिसमें मैत्रेयी संहिता का जिक्र आता है। तो मैत्रेयी संहिता यजुर्वेद का पाठ है। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया है कि स्त्री जो है पुरुषों का कमजोरी है। तो जैसे कि पुरुषों को शराब का लत लग जाता है, जुआ का लत लग जाता है। पुरुष जो है बहुत ही कम समय में बहुत सारा चीज को अर्जित करना चाहता है अपने जीवन में। पुरुष फास्ट रिजल्ट चाहता है और मानसिक प्लेजर चाहता है। तो इसलिए जो है जुआ और शराब दोनों पुरुषों को मानसिक प्लेजर देता है। उसी टाइप से स्त्री भी जो है पुरुषों को मानसिक प्लेजर देता है। अच्छा, देती है। तो यहाँ पे ये है कि यहाँ पे मैत्रेयी संहिता के अनुसार जो है स्त्रियों से मित्रता का संबंध जो है पुरुषों के लिए जो है वो दोष है, पुरुषों के लिए अभिशाप है। अच्छा, तो यहाँ पे कैसे, यहाँ पे जो मैत्रेयी है, मैत्रेयी में जो है इसमें मित्र छिपा हुआ है। तो मित्र किससे होगा, मित्रता किससे होगा? तो स्त्री से। इस टाइप से इसको याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट है शतपथ ब्राह्मण। दूसरा अर्थ है शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया। शतपथ ब्राह्मण जो है ये भी जो है यजुर्वेद का एक शाखा है, जिसमें जो है कहिए कि इसमें भी जो है स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है। स्त्री का डिटेल्स इसमें मिलता है, औरत का इसमें डिटेल्स मिलता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट है स्मृति ग्रंथों में। स्मृति का मतलब होता है नियम, मतलब नियम वाला जो ग्रंथ है, जो कानून वाला जो ग्रंथ है, उसमें सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। तो ये जो शुंग काल है और ये जो नारद स्मृति है, ये नारद स्मृति जो है गुप्त काल के बारे में जो है जानकारी प्रदान करता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना है कि स्मृति जो है उसका मतलब होता है कानून। तो ये जो मनुस्मृति लिखा हुआ है, मनुस्मृति, तो ये जो मनुस्मृति है इसमें जो है कहिए कि जो है इस स्त्री का जो है घोर निंदा किया गया है। और इसमें ये हिंदू धर्म का कानून का पुस्तक भी इसको माना जाता है। और दुनिया का सबसे प्रथम जो है कानून का पुस्तक मनुस्मृति को ही माना जाता है। तो ये इस मनुस्मृति के अनुसार जो है कहिए कि जो ब्राह्मण है वो समाज का सबसे ऊंचा स्टेटस होल्ड करके रखता है। और कहिए कि ब्राह्मण जो है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से समाज के अन्य वर्ग के ऊपर शासन करता है। अच्छा, यहाँ पे ये शुंग काल का जो है मानक ग्रंथ है। शुंग काल जो है पुष्यमित्र शुंग जो है वो कहिए कि जो है उन्होंने ब्राह्मण राज्य का जो है स्थापना किया था जब मौर्य साम्राज्य का जो है अंत हो गया था। तो मौर्य साम्राज्य के अंत होने के बाद जो है वो शुंग काल आया था। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा जो है उसका स्थापना किया गया था। और इस पुष्यमित्र शुंग जो है ब्राह्मण शासन को जो है उन्होंने लागू किया था अपने राज्य में। अच्छा, नारद स्मृति, जैसे कि नारद जो है, नारद का काम होता है एक लोक से दूसरे लोक में जो इन्फॉर्मेशन को आदान प्रदान करना। तो जैसे कि नारद जो है वो विष्णु लोक में जो भी सूचना है वो ब्रह्मदेव को पहुंचाएगा, यानी ब्रह्मलोक में पहुंचाएगा, या फिर पृथ्वी लोक पर जो है जो भी इन्फॉर्मेशन होगा, जानकारी होगा, उसको जो है वो कहिए कि जो है कैलाश पर्वत जहाँ पे शिव रहते हैं वहां पे पहुंचाएगा, या फिर जो है विष्णु लोक में पहुंचाएगा, या फिर ब्रह्म लोक में पहुंचाएगा। तो नारद जो है इस इन्फॉर्मेशन का काम करता है। अच्छा, गुप्त युग जो है, गुप्त युग में क्या होता है, गुप्त तरीके से जो है कहिए कि जो है गुप्तोचर, जिसका काम होता था कि चिट्ठियों को आदान प्रदान करना। तो गुप्त काल में जो है कहिए कि जो है वो नारद आ गया। तो इस टाइप से आप रिलेट करके करिएगा। नारद स्मृति का मतलब हो गया कि इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान होता था गुप्त तरीके से, गुप्त युग में। इस टाइप से इसको रिलेट करके जो है इसको याद करिएगा।
विषय यहाँ पे लिखा हुआ विषय की जानकारी मिलती है। अच्छा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो चौथा पॉइंट है वो ये है, जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। तो जातक कथा जो है वो कहिए कि वो बौद्ध धर्म का जो है वो एक कथा है। उसमें बुद्ध जो है, जो महात्मा बुद्ध थे, उसका जो पूर्व जन्म है उसका कहानी वर्णित है। ऐसा माना जाता है कि बुद्ध धर्म में ऐसा दावा किया जाता है कि जो बुद्ध थे वो एक नहीं थे, लगभग 24 बुद्ध हुए हैं, 28 बुद्ध हुए, इस टाइप के इतने सारे बुद्ध हुए हैं। गौतम बुद्ध जो है वो कोई एक व्यक्ति नहीं था जो बुद्धत्व को प्राप्त किया था, इससे पहले भी बुद्धत्व को प्राप्त किया जा चुका है। तो ऐसा बौद्ध धर्म में मानना है। अच्छा, हीनयान जो है, हीनयान का प्रमुख ग्रंथ जो है कथा वस्तु है। देखिए, बौद्ध धर्म जो है वो दो भाग में बटा हुआ है, एक हीनयान, एक दूसरा है महायान। हीनयान जो होता है, हीनयान जो है वो कहिए कि उसमें उन बातों का जिक्र किया जाता है जिनको महात्मा बुद्ध ने जो है अपने मुख से जैसा कहा वैसा ही हीनयान में उसके बारे में बताया जाता है। यानी हीनयान में उन्हीं बातों को बताया जाता है जिन बातों को महात्मा बुद्ध ने बताया था। अच्छा, हीनयान का प्रमुख ग्रंथ जो है कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। जैसा कि हमने आपको बता ही दिया है कि हीनयान में उन्हीं चीजों को बताया जाता है जिन बातों को महात्मा बुद्ध ने यथास्थिति कहा था। अच्छा, और यहाँ पे क्या है, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। आगम का मतलब समझिए कि आगम शब्द का मतलब हो गया ज्ञान से संबंधित, समझे, ज्ञान का आगमन हुआ, ठीक है ना। तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, यानी ज्ञान का साहित्य है ये जैन धर्म का जो साहित्य है। वैसे देखिए, जो और ग्यो, ये दोनों कहिए कि जो स्टाइल है इस हल्का मिलता जुलता है इसकी लिखावट का, तो इस टाइप से आप याद कर सकते हैं इसको। अच्छा, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास जो है कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। यानी जैन धर्म का जो प्रारंभिक जो है इतिहास है वो कल्प सूत्र है। यानी कि जो है कल्प सूत्र जो है वो ऐतिहासिक पुस्तक है जिसमें जो है जैन धर्म का जो है इतिहास बताया गया है। अच्छा, जैन ग्रंथ जो है भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। अच्छा, यहाँ पे जो है जैन धर्म का जो है भगवती सूत्र है, ठीक है ना, एक तरीके का पुस्तक है। उसमें महावीर के जीवन कृत्यों, यानी महावीर का जो जीवन शैली था, जीने का जो शैली था, उसके बारे में चर्चा है, या फिर महावीर जो भी कार्य करते थे उनके बारे में चर्चा है, तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण है। इसका क्या अर्थ हुआ? समकालिकों का अर्थ होता है कि महावीर के समय में जो भी लोग हुआ करते थे, जो भी राजा थे और या फिर जो भी महान लोग हुआ करते थे, जो भी संत लोग हुआ करते थे, उनका भी जो है जिक्र भगवती सूत्र में मिलता है। तो जब भगवती सूत्र जो है वो जैन धर्म का जो है एक ग्रंथ है, इसको ऐसे समझिए। और यहाँ पे लिखा हुआ है ये आगम ग्रंथ है और भगवती सूत्र, ये दोनों क्या है? जैन धर्म का है, ठीक है। अच्छा, यहाँ अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त हैं। चाणक्य को जो है कौटिल्य भी कहा जाता है और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। दोस्तों इसको ध्यान में रखिएगा। यह 15 अधिकरण का मतलब हो गया 15 भाग, ठीक है ना, और 180 प्रकरणों यानी कि 180 चैप्टर में जो है ये विभाजित है। इसको कैसे समझिएगा? अधिकरण का मतलब हो गया यूनिट। अधिकरण का मतलब जो है वो मतलब इसका होता है यूनिट। अच्छा, एक यूनिट में जो है कितना सारा चैप्टर आ जाता है। फर्स्ट मतलब कहिए कि एक यूनिट में जो है एक यूनिट जो है वो कई चैप्टर में बटा हुआ है, तो अधिकरण जो है यूनिट है, तो 15 अधिकरण यानी कि 15 यूनिट है, और उस 15 यूनिट में भी जो है कई सारा चैप्टर है, ठीक है ना। तो एक यूनिट में मान लिया जाए कि 3 चैप्टर है, दूसरा यूनिट में 6 चैप्टर है, तीसरा यूनिट में कहिए कि 2 चैप्टर भी हो सकता है ना, और 5वां यूनिट में कहिए कि 1 चैप्टर हो सकता है, इस टाइप से। तो जो चैप्टर है उसको प्रकरण कहिएगा और जो यूनिट है वो अधिकरण है, ठीक है। इसमें विभाजित है कौन, क्या है विभाजित? तो अर्थशास्त्र है, जिसका लेखक चाणक्य है। इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कलहन के द्वारा किया गया। तो देखिए, संस्कृत का जो साहित्य है वो जो है इसमें जो है ऐतिहासिक घटना के बारे में जिक्र किया गया है संस्कृत साहित्य में। तो संस्कृत का जो साहित्य है वो कलहन है, ठीक है ना। कलहन का जो राज तरंगिनी है उसमें कहिए कि उसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में जो है जानकारी मिलता है, ठीक है ना। तो कश्मीर के इतिहास के बारे में जो जानकारी मिलता है वो कलहन के राज तरंगिनी में मिलता है। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत जो है वृत्तांत चचनामा लेखक अली अहमद
में सुरक्षित है। यहाँ पे देखिए एक बात आपको ध्यान में रखना है कि अरबों की सिंध विजय, तो अरब जो थे वो कहिए कि मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम जो है था वो अरबी था, और वो जब भारत में जो है एंट्री लिया, तो भारत में एंट्री लेने के साथ जो है उन्होंने जो चच राजा था, चच जो है सिंध का राजा था, ठीक है ना, उसका जो उत्तराधिकारी था उसको उन्होंने हरा दिया, ठीक है ना। तो चच का जो बेटा था, उसका जो उत्तराधिकारी था, उसको मोहम्मद बिन कासिम ने हरा दिया था, ठीक है ना। इसी के बारे में जो है जानकारी जो है चचनामा में मिलता है, जिसका जो जो लेखक है वो अली अहमद है, ठीक है ना। अली अहमद भी जो है अरबी ही था। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि चच जो है सिंध का राजा था। अच्छा, उसको जो पराजित किया था, उसको पराजित जो है मोहम्मद, तो वास्तव में जो है चच जो है सिंध का जो राजा था वो ब्राह्मण था। चच का जो उत्तराधिकारी था उसका नाम था दाहिर, जो कि एक कमजोर शासक था, और उसी को पराजित मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। तो सिंध के ऊपर जो विजय मोहम्मद बिन कासिम ने किया था वो 1712 एडी में किया था, जो कि एक अरबी था। दूसरा पॉइंट ये है कि अष्टाध्यायी जो है ये एक प्रकार का संस्कृत भाषा का व्याकरण है। ये संस्कृत भाषा का जो व्याकरण है उसका ये प्रथम पुस्तक है। अच्छा, इसके लेखक पाणिनि है, ठीक है ना। इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। तो यहाँ पे जो है मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। किससे? तो अष्टाध्याय, जो कि पाणिनि के द्वारा लिखा गया एक व्याकरण का पहला पुस्तक है संस्कृत भाषा में। अच्छा, और जो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कत्यायन की गागी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, ठीक है ना। तो फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। तो अच्छा, कत्यायन जो है एक राइटर थे। अच्छा, उन्होंने गागी संहिता को लिखा है, जो कि एक ज्योतिष ग्रंथ है। इसमें जो है भारत पर होने वाला जो यवन आक्रमण है, यूनानी लोग जो है, जो ग्रीक लोग है, ग्रीक कौन थे? तो सिकंदर थे, उनका उल्लेख जो है इसमें मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। तो ये जो पतंजलि है वो पुष्यमित्र शुंग के जो है पुजारी थे, यानी कि जो है पतंजलि जो है यानी कि पतंजलि जो है एक पुजारी थे, जो कि पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। भाष्य का अर्थ होता है व्याख्या, ठीक है ना दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा। भाष्य का मतलब होता है व्याख्या। तो पतंजलि के द्वारा लिखा गया जो व्याख्यान है वो उससे जो है शुंग के इतिहास का पता चलता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों भारतीय यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। विदेशी यात्री जो कि भारत में आए थे, उनके द्वारा जो पुस्तक लिखा हुआ है और उन्होंने जो बात बताया वो भारतीय इतिहास का एक मुख्य स्रोत माना जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति उस समय आया था और उस समय का जो भारत था उसके बारे में जो उन्होंने लिखा वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत देता है। यहाँ पे जो है यूनानी और रोम लेखक, यहाँ पे लिखा है टेसियस जो है यह ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसको विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है, यानी कि ये विश्वास करने योग्य नहीं है। टेसियस जो भारत के बारे में बताया है वो लगभग कहिए कि अविश्वसनीय है। लगभग ऐसा लगता है कि कहानी जो इन्होंने गढ़ा है वो एक काल्पनिक है। तो यहाँ पे टेसियस जो है ईरान का राजवैद्य था। तो ईरान को कहिए कि फारस भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा। ईरान जो है ये ईरानी को फारसी भी कहा जाता है, ईरान को फारस कहा जाता है। ईरान का ये राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। अच्छा, इसको याद कैसे करिएगा? टेसियस से टेटनस का सुई, तो टेटनस का सुई दे रहा है, कौन दे रहा है? तो डॉक्टर दे रहा है। तो डॉक्टर कौन होता है? तो वैद्य होता है। वैद्य मतलब हो गया जो इलाज करता है। वैद्य का अर्थ होता है जो इलाज करता है। वैद्य का अर्थ होता है जो इलाज करता है। अच्छा, दूसरा पॉइंट है हेरोडोटस यहाँ पे है। इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस ईरान, यानी फारस को ईरान भी कहा जाता है, भारत फारस के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। अनुश्रुतियों का मतलब जो होता है वो प्रचलित कथा होता है या फिर प्रचलित कहानी होता है। तो
जैसे महाभारत भी तो प्रचलित कहानी है, लेकिन हम ये थोड़ी मान लेंगे कि महाभारत में जो भी लिखा हुआ है वो रियल में घटित ही हुआ था, क्योंकि महाभारत में जो कहानी लिखा हुआ है उसका आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जो सबूत इकट्ठा किया है उस वो दोनों में डिफरेंस है। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जो सबूत इकट्ठा किया जाता है इतिहास के बारे में, वही अंतिम माना जाता है और वही ठोस सबूत होता है। अच्छा, यहाँ पे जो है हिस्टोरिका जो है किसने लिखा था, तो हेरोडोटस ने लिखा था। हो से हेरोडोटस, हो से हिस्टोरिका, इस तरीके से इसको याद रखिएगा। तो ईसा मसीह के जन्म से लगभग 500 वर्ष पहले जो है हिस्टोरिका लिखा गया था, ठीक है ना। और ये जो है भारत और फारस का संबंध के बारे में जानकारी देता है, इसको याद रखिएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरियाकस, ओनेसिक्रिटस तथा ऑस्टियोबुलस था। तो निरियाकस था, ओनेसिक्रिटस था और ऑस्टियोबुलस था। तो इसको ये जो है सिकंदर के साथ आया था, ये लेखक का नाम है निरियाकस, ओनेसिक्रिटस और ऑस्टियोबुलस का जो विवरण है अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय है। तो ये जो 3 लेखक है जो भारत के बारे में बताया है, ये जो है ये पुख्ता सबूत बताता है भारत के बारे में, पुख्ता इतिहास बताता है, ठोस इतिहास बताता है। इसको याद कैसे करिएगा, तो सिकंदर जब आया था तो सिकंदर आया था नाव के रास्ते भारत में। तो नाव से जो है भारत जल मार्ग से वो भारत के अंदर प्रवेश किया था। तो हम लोग जो है हम भारत सरकार जो है जो निर्यात करता है किसी भी प्रोडक्ट को विदेश में, तो वो जो निर्यात करता है वो ज्यादातर निर्यात जो होता है वो जल मार्ग से ही होता है, समुद्र मार्ग से होता है, नाव के जरिए होता है, ठीक है ना। अच्छा, तो जल मार्ग से जो है निर्यात होता है ना। तो निर्यात को जो है आने दो, निर्यात को आने दो, सामान को आने दो, ठीक है ना। तो ओनेसिक्रिटस, यहाँ पे क्रेटस शब्द लिखा है, आने दो भारत के क्रस्ट सरफेस पर। पृथ्वी का क्रस्ट सरफेस आप सुने होंगे, है ना। पृथ्वी क्रस्ट जो होता है, पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग जो होता है क्रस्ट होता है ना। तो भारत के क्रस्ट पर आने दो, किसको, निर्यात को आने दो, सामान को आने दो। अच्छा, ऑस्टियोबुलस मतलब टोटो के सहारे आने दो, ठीक है ना। इस तरीके से याद रखिएगा। मेगास्थनीज जो है यहाँ पे मेगास्थनीज लिखा हुआ है, यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है, संस्कृति के विषय में क्या किया है, लिखा है। तो यहाँ पे जो मेगास्थनीज था, वो मेगास्थनीज जो है सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। तो सेल्यूकस निकेटर कौन था, सेल्यूकस निकेटर जो है वो सिकंदर का अलेक्जेंडर का जो है वो सेनापति था, जो कि अलेक्जेंडर के मरने के बाद कहिए कि उसका राजगद्दी पर इन्होंने अधिकार कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है डायमिकस। डायमिकस कौन था, डायमिकस जो है यह सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। इसको याद कैसे करिएगा, इसको याद रखिएगा। डायमिकस, डाई से मतलब हो गया, डाई से हो गया, इसका मतलब हो गया इंक, ठीक है ना। डाई जो है इंक हो गया, जो कि जो है कहिए कि स्याही जो होता है वो डाई जो होता है वो इस टाइप का जो है होता है। तो जो कि जो है स्याही का डॉटेड रूप होता है। डाई जो होता है वो रंग ही होता है, डाई को रंग भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे इसको ऐसे याद रखिएगा कि बिंदुसार जो था, बिंदुसार के जो शरीर था उसमें बूंदा बूंदा था, तो काला काला धब्बा था उसके शरीर में, इसलिए उसका नाम बिंदुसार रखाया था। तो बिंदुसार का जो शरीर था उसमें बूंदा बूंदा था, यानी कि जो है काला काला कलर का बूंदा बूंदा था, यानी कि ये जो बूंदा बूंदा है वो डाई उसमें लगा हुआ था, काला काला डाई जो था उसके शरीर में फैला हुआ था। तो इस तरीके से इसको याद रखिएगा। अच्छा, अंतियोकस जो है, अंतियोकस के दरबार में जो है सीरियन नरेश अंतियोकस के दरबार में था। कौन था, तो डायमिकस था। तो इसको अंतियोकस को कैसे याद रखेगा, अंतियोकस से मतलब समझिए अंतरिम यानी आंतरिक समझिएगा। तो आंतरिक जो इसको समझिएगा अंतियोकस को, तो अंदर तक जो है वो कहिएगा कि धब्बा था। किसका धब्बा था, किसके शरीर में धब्बा था, तो बिंदुसार के शरीर में धब्बा था। इस टाइप से रिलेट करके याद रखिएगा। छठा पॉइंट है डायोनीसियस कौन था, यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फिस का राजदूत था जो अशोक के राज दरबार में आया था। तो यहाँ पे जो है टॉलमी फिलाडेल्फिस जो है इसी का जो है राजदूत था। अच्छा, टॉलमी फिलाडेल्फिस जो है वो मिस्र नरेश था, यानी कि वो मिस्र का राजा था, टॉलमी फिलाडेल्फिस। तो यहाँ पे इसको याद कैसे करिएगा, टू से टॉलमी, ठीक है ना। डायो से याद रखिए डबल, ठीक है ना। डायो से याद रखिएगा डबल, तो डबल यानी कि टू, तो है ना। तो टू से याद रखिएगा
टी से टू, टी से टॉलमी, ठीक है ना, इस तरीके से रिलेट करके याद रखिएगा। अच्छा, डायोनीसियस जो है, डायोनीसियस को से मतलब समझिए डायो से डबल। अच्छा, डबल जो है मजबूती होता है, किसमें होता है, तो अशोक, अशोक के वृक्ष में होता है, ठीक है ना। तो डायोनीसियस जो है डबल मजबूती के साथ अशोक के दरबार में आया था, इस टाइप से इसको रिलेट करके याद रखिएगा। अच्छा, सातवां जो पॉइंट है वो टॉलमी है। टॉलमी जो है, टॉलमी से समझिए टॉल। अच्छा, शेप कैसा है उसका, तो किसी भी चीज का शेप जो है टॉल है, जैसे कि जो है फॉर एग्जांपल ट्री का जो शेप है वो टॉल है ना। तो टॉल शेप है, तो शेप जो है उसका टॉल है। अच्छा, भूगोल जो होता है, भूगोल यानी पृथ्वी का जो भूगोल है, यानी कि पृथ्वी का जो शेप है वो भी गोल है, वो गोल है। तो जो है शेप से समझिएगा, शेप से समझिएगा, शेप से दिमाग में रखना है टॉल। टॉल जो है किसी भी चीज का शेप है, ना कि साइज है। सो टॉल जो है वो शेप का कैरेक्टर है, ना कि साइज का कैरेक्टर है, ठीक है। तो टॉल जो है शेप का जो है शेप का कैरेक्टर है। अच्छा, भूगोल में जो है कहिए कि जो गोल आकार है, गोल आकृति है, वो भी शेप का जो है कैरेक्टर है। अच्छा, शेप का मतलब क्या होता है, शेप SHAP, शेप का मतलब हो जाता है आकृति। जैसे कि ये त्रिभुज आकृति का है, ये गोलाकार आकृति का है, ये जो है चतुर्भुज आकृति का है, रेक्टेंगुलर आकृति का है। तो शेप जो है अलग अलग टाइप का जो आकृति होता है उससे संबंधित होता है, ठीक है। इस टाइप से इसको रिलेट करके याद रखिएगा। आठवां पॉइंट है पिलनी। पिलनी से समझिए पहले नी, पिलनी से समझिए पहले नी। तो इसलिए ये जो है यहाँ पे क्या लिखा है, पहले नी, पहले नी से प्रथम। इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी है, लिखी। तो यहाँ पे पिलनी से समझिए पहले नी, पहले नी, पहले नी, या फिर जो है पहले 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 आया, पहले जो है कौन आया, पहले जो है पृथ्वी का प्रकृति आई, है ना। तो प्रकृति जो है पहले आई और मानव जो है बाद में आया, ठीक है। इस टाइप से इसको याद रखिएगा। तो नेचुरल हिस्ट्री जो है प्लिनी ने लिखा है, नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है, ठीक है दोस्तों। अब हम जो है आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि क्या आप जो है समझ रहे होंगे इनको। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे लिखा है नासत्य। नासत्य का क्या अर्थ होता है, ना प्लस असत्य, यानी कि नासत्य का अर्थ होता है सत्य, ठीक है ना। ना प्लस असत्य यानी कि जो असत्य ना हो, यानी कि नासत्य का अर्थ होता है सत्य, यानी कि ना सत्य का अर्थ होता है सत्य, ठीक है ना। ना सत्य का अर्थ होता है सत्य। इसको तोड़ करके इस तरीके से लिख सकते हैं, ना सत्य। ना सत्य जो है नो प्लस असत्य, ठीक है ना। जो असत्य नहीं हो, जो असत्य नहीं हो, यानी कि जो सत्य हो, इसका ये अर्थ होता है दोस्तों। इसको ध्यान में रखिएगा, जो कि आगे के फैक्ट्स को समझने में आपको आसानी होगा। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, इसका क्या मतलब हुआ, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाह तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। अच्छा दोस्तों, इसका क्या मतलब है, थोड़ा इसको समझते हैं। पेरी जो है इंग्लिश में यदि लिखते हैं पेरी प्लस को, तो पेरी प्लस इस टाइप से लिखा है, पेरी प्लस, PERIPLUS। तो PERI मतलब हो गया पेरी। पेरी का जो मतलब होता है वो होता है बाउंड्री। फॉर एग्जांपल जैसे कि पेरीमीटर, पेरीमीटर का जो होता है, पेरीमीटर में जो है हम जो है सर्किल का जो बाउंड्री होता है उसी को मापन करते हैं, ठीक है ना। तो पेरीमीटर का मतलब हो गया बाउंड्री। अच्छा, ये बाउंड्री जो है चारों ओर से घिरा हुआ है, चारों ओर जो है कहीं भी खुला हुआ नहीं है। जैसे ये खुला हुआ है, यहाँ पे खुला हुआ है, एग्जिट है, तो यहाँ पे बाउंड्री में जो है कहीं भी खुला हुआ नहीं है, यहाँ पे बाउंड्री में कहीं भी खुला हुआ नहीं है, तो चारों ओर से घिरा हुआ होता है पेरी का मतलब। अच्छा, प्लस जो होता है, प्लस का जो यहाँ पर अर्थ है, जो निकल करके आया है वो जो है नाव आया है। तो प्लस का जो मतलब आया है वो नाव आया है। अच्छा, इसको रिलेट करके कैसे समझिएगा, तो प्लस जो है, प्लस से समझिए पाया, प्लस से समझिए पाया, है ना। तो प्लस का मतलब जो है आपको समझना है पाया, ठीक है। अच्छा, पाया जो है वो लकड़ी का बना हुआ होता है। अच्छा, नाव भी जो है वो लकड़ी का ही बना हुआ होता है। तो नाव में कहीं ना कहीं पाया का इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। तो इस टाइप से आपको याद रखना है दोस्तों। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है पेरी प्लस जो है, इसका मतलब हो गया है कि चारों ओर जो है नाव से घिरा हुआ, चारों ओर से नाव से क्या घिरा हुआ रहेगा, तो यहाँ लिखा एरिथ्रियन सी। अच्छा, एरिथ्रियन का क्या अर्थ होता है, जो मैंने हमने डिटेल में हम बताए हैं यहाँ पे। एरिथ्रियन जो है, एरिथ्रियन का मतलब होता है रेड, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में यदि लिखते हैं एरिथ्राइस, एरिथ्रियन जो है एरिथ्रा शब्द से बना हुआ है, इसका मतलब होता है रेड। अच्छा, इसका क्या अर्थ होता है एरिथ्रा का, एरिथ्रा जो है इसको समझिएगा एरिथ्रोसाइट, इसको जो है समझना है आपको एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट जो है रेड ब्लड सेल को कहते हैं, तो रेड ब्लड सेल को हम कहते हैं एरिथ्रोसाइट। तो एरिथ्रा का जो मतलब होता है वो रेड ही होता है, ठीक है ना।
क्यों? अच्छा दोस्तों, यहाँ पे जो है बी जो पॉइंट है, जो यहाँ पे बी पॉइंट लिखा हुआ है, वो लिखा है चीनी लेखक। ठीक है ना? तो यहाँ पे चीनी लेखक जो है वो कौन कौन है? चीनी लेखक जो है पहला नंबर पे फाहियान है, दूसरा नंबर पे सयुगन है, तीसरा पे जो है हेनस्यांग है। अच्छा दोस्तों, इसके बारे में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? फाहियान जो है एक चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया। ठीक है, किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। यह 14 वर्ष तक भारत में रहा। ठीक है, 14 वर्ष तक भारत में रहा है। किसने रहा? तो फाहियान ने रहा। इसको याद कैसे करेंगे? एफ से 14, एफ से 14, 14, एफ से 14 और एफ से फाहियान, एफ से फाहियान। ठीक है, तो एफ से जो है इस तरीके से रिलेट करके जो है याद रखना है आपको, एफ से 14, एफ से फाहियान। अच्छा, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। अच्छा, इतिहास को यदि आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो फाहियान जो है आप पढ़ेंगे कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, ये अपने आप याद हो जाएगा आपको, इसमें आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, फाहियान जो है मध्य प्रदेश लिखा हुआ है, तो 14 से फोरा, 14 से फोरा, तो फोरा क्या? फोरा तो मध्य, मध्य मेन पॉइंट फोरा, मेन पॉइंट फोड़ दिया उसका। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है ये मेन पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, ये मेन पॉइंट है, इसको फोड़ दिया। ठीक है ना, इसको फोड़ दिया, इसको फोड़ दिया, तो जो है फाहियान आया। फाहियान से 14, 14 जो है 14 फोड़ा, फोड़ा क्या? फोड़ा तो मध्य, मतलब मेन पॉइंट फोड़ा। मेन मतलब जो है मेन पॉइंट कहाँ होता है? तो बीच में होता है। ठीक है, इसको दोस्तों इस तरीके से याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है सहयुगन। सहयुगन जो है यह 1518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में, 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ये जो सहयुगन है, सहयुगन है, इसको आप कहिए कि सुंग युग भी कह सकते, लिख सकते हैं सुंग युग, सुंग युग, इसको सिंग युग भी कहते हैं। तो सहयुगन को जो है सुंग युग भी कहा जाता है, सुंग युग भी कहा जाता है इसको। अच्छा, सुंग युग भी कहा जाता है इसको। ठीक है ना, यह जो है बौद्ध भिक्षु था। ठीक है ना, और इसको जो है चीन की जो महारानी थी उसका नाम था हु, उसने जो है भारत उसको भेजा था प्राप्तियों को, बौद्ध धर्म की का जो प्राप्ति है उसको एकत्रित करने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि प्राचीन भारत में जो मेन धर्म था, जो मोस्ट इंपोर्टेंट धर्म था, वो बौद्ध धर्म था, ना कि हिंदू धर्म था। और बौद्ध धर्म जो है बहुत ही ज्यादा पॉपुलर था भारत में, क्योंकि बौद्ध धर्म जो है भारत में लोगों को एक सही मार्ग बता रहा था, और कार्यों के प्रति जो है व्यक्ति को सही मार्ग बतलाने में बौद्ध धर्म ने। तीसरा जो पॉइंट है वो हेनस्यांग है। हेनस्यांग जो है यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हेनस्यांग, हेनस्यांग जो है 629 ईसा में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे जो है जो सहयुगन जो है, सहयुगन जिसको सुंग युग भी कहा जाता है, ये 1518 में भारत आया था। तो इसको कैसे समझिएगा? तो सह युगन, युगन, सहयुगन को इंग्लिश में लिखिए एस से मतलब 5। ठीक है, एस से मतलब 5 और 5 और जो है उसको 18 को जो है दिमाग पर रखिएगा। तो सहयुगन जो है 518 ईस्वी में भारत आया था। अच्छा, हेनस्यांग जो है 629 ईस्वी में भारत आया था। अच्छा, 6 है, 6 को उल्टा करिए तो ये 9 हो जाएगा, तो ये 9 हो जाएगा, 6 को उल्टा करिएगा तो। अच्छा, बीच जो है, बीच मतलब हो गया ये मेन पॉइंट। अच्छा, मेन पॉइंट मतलब हो गया कि ये बीच में क्या है? तो 2 होगा यहाँ पे। ठीक है ना, बीच, बीच से मतलब समझिए मध्य भाग, मध्य भाग जो है बीच का हिस्सा, यानी कहिए कि वो उसमें 2 लिखाता है। ठीक है, जैसे कि 1 2 3, 1 2 3 में जो है 2 जो है बीच में लिखाता है। ठीक है, इस टाइप से जो है इसको याद रखिएगा। हेनस्यांग जो है वो 629 ईस्वी में भारत आया था। इसको एक और तरीके से याद रखिएगा, हो जो है, हो को इस टाइप से अगर आप कर देते हैं, इसको इस टाइप से इसको कर देते हैं तो ये जो है 6 बन जाता है। ठीक है, तो ये जो 6 है इसको आप इस तरीके से जो है सेपरेट करके लिख सकते हैं, और इसको जो है इस टाइप से जो है आप लिख सकते हैं, इस टाइप से, इस तरीके से जो है हो को 6 बना दीजिएगा। 6 से जो है दिमाग पे 9 रहेगा और बीच में 2, यानी कि 629 ईस्वी में जो है चीन से भारतवर्ष के लिए जो है प्रस्थान किया था, और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। भारत में 15 वर्ष तक ठहर कर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। तो कहिए कि 15 वर्ष तक जो है भारत में हेनस्यांग ठहरा, और 645 ईस्वी में जो है वो चीन लौट गया भारत से। तो हेनस्यांग जो है जब भारत आया था, तो भारत आने के बाद उन्होंने भारत के बारे में भारत को समझा, और भारत में उन्होंने
ज्ञान प्राप्ति के मकसद से भारत में आया था। तो उन्होंने जब भारत को छोड़ा तो भारत को छोड़ने के क्रम में उन्होंने बहुत सारे किताबों को बोरी में भर भर करके वो भारत से प्रस्थान किया था चीन के लिए। तो अभी जो चीन है जिस स्थिति में है वो कहीं ना कहीं भारत का जो ज्ञान है उसका बहुत ही अहम योगदान है। अच्छा, यहाँ पे कहिए कि जो है भारतीय राज कपीसा में जो है 1 साल का यात्रा करने के बाद वो आया था। कौन आया था? तो हेनस्यांग आया था। अच्छा, वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत सीयूकी नाम से प्रसिद्ध है। यानी सीयूकी जो है जो लिखा है वो ये पुस्तक लिखा है हेनस्यांग के द्वारा, और ये जो है ये भ्रमण वृत्तांत है। यानी कि भारत में जो उन्होंने भ्रमण किया उस और भ्रमण करने के क्रम में भारत में उन्होंने जो भी देखा जो भी समझा उसके बारे में जिक्र जो है सीयूकी नाम का एक पुस्तक में लिखा हुआ है। अच्छा, सीयूकी नामक पुस्तक में ये भी लिखा है कि वो जितने भी देश में भ्रमण किया हेनस्यांग ने लगभग 138 देशों में भ्रमण किया। तो उसका भी वर्णन जो है सीयूकी नामक पुस्तक में हेनस्यांग ने किया है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म, राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। हेनस्यांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमा का भी पूजन किया था। तो हेनस्यांग जो है वो बुद्ध का प्रतिमा का पूजन किया था, हेनस्यांग ने सूर्य देवता का पूजन किया था, और शिव का जो प्रतिमा है उनका भी इन्होंने पूजन किया था। हेनस्यांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है। अच्छा, इसको याद कैसे रखिएगा, हेनस्यांग के समय में जो है नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति जो है शीलभद्र था। तो नालंदा विश्वविद्यालय में ऐसे समझिए कि नालंदा विश्वविद्यालय बहुत ही पुराना विश्वविद्यालय था जो कि जमीन के अंदर दबा हुआ था। तो जब इसका खुदाई किया तो नालंदा के साथ जो है शिलालेख भी मिला। तो शिलालेख से जो है सील, ठीक है ना, सील जो होता है, सील का मतलब होता है पत्थर, तो शिला का मतलब पत्थर और शिला से सील याद रखिएगा। तो इस टाइप से जो है रिलेट करके आप याद रखिएगा। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। तो नालंदा यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाया जाता था वो बौद्ध धर्म के बारे में बताया जाता था। अच्छा, बौद्ध धर्म जो था वो कहिए कि वो प्रैक्टिकल लाइफ बेस्ड धर्म था, यानी कि जो सत्य था उसी के ऊपर बेस्ड था। जो चीज प्रैक्टिकल वे में लागू हो सकता है उन्हीं के ऊपर बौद्ध धर्म बेस्ड था। तो बुद्ध को जो है दुनिया का पहला वैज्ञानिक भी कहा जाता है, ऐसा इसलिए क्योंकि बुद्ध ने जो भी बात बताया वो बिल्कुल प्रामाणिक बात है, और उन्होंने जो भी बात बताया वो अडंबरित है। बुद्ध ने जो भी बात बताया वो कल्पना रहित है, कल्पना से बिल्कुल दूर है, और जो बात जीवन पर लागू होता है वो बिल्कुल उससे संबंधित है। चौथा पॉइंट है दोस्तों, जो चौथा पॉइंट है वो है इत्सिंग। इत्सिंग जो है वो यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। तो इत्सिंग जब भारत आया तो 7वीं शताब्दी में आया था। तो इसको याद रखिएगा कैसे, इत्सिंग से याद रखिएगा, इत्सिंग, सिंह से 7, सो से इसमें सो लिखा हुआ है, सिंह से 7, ठीक है ना, सो से 7, इत्सिंग से 7 याद रखिएगा, इत सिंह, सिंह से 7, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो लिखा हुआ है अरबी लेखक लिखा हुआ है। तो अरबी लेखक जो है कौन था? अरबी लेखक जो है अलबरूनी था। यह महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। तो महमूद गजनबी वही था जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, 17 बार आक्रमण किया था, और इन्होंने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। तो इसी के साथ अलबरूनी आया था। तो अरबी में लिखी गई इसकी कृति किताब उल हिंद, यानी कि हिंद का किताब, यानी कि भारत का किताब, या तहकीक ए हिंद, यानी कि तहकीक ए हिंद का मतलब होता है भारत की खोज, आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म, दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान का मतलब हो गया एस्ट्रोनॉमी का मतलब हो गया कि जो है जो टेलीस्कोप से जो है सूर्य के बारे में जानकारी एकत्रित करता है, चंद्रमा के बारे में एकत्रित करता है, तारों के बारे में जानकारी एकत्रित करता है, या फिर ग्रह के बारे में जानकारी एकत्रित करता है, वो खगोल विज्ञान में आता है। अच्छा, कीमिया, ठीक है, रीति रिवाज तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, ठीक है, भार तौल, मापन विधियों, ठीक है, मूर्ति कला, कानून, मापतंत्र विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। यानी कि इससे ये पता चलता है कि भारत में मध्यकालीन भारत में मूर्ति कला का
कहिए कि प्रचलन था। भारत में जो है मेजरमेंट का जो है प्रचलन था, यानी भारत में मेजरमेंट का जो है वो प्रैक्टिकल वे में यूज हो रहा था मध्यकालीन भारत में। अच्छा, मध्यकालीन भारत में जब हम लोग आएंगे तो उसमें हम ये पाएंगे कि नालंदा यूनिवर्सिटी में बहुत सारे चीजों का आविष्कार हो रहा था और हम लोग एक मॉडर्न सोच के साथ आगे बढ़ रहे थे। लेकिन भारत का जो राजनीतिक व्यवस्था था वो सही नहीं था, क्योंकि भारत में एक मजबूत सत्ता नहीं था, क्योंकि भारत में जो जो राजा महाराजा था वो लगभग 500 से भी ऊपर था। यानी कि एक देश है और एक देश में 500 राजा है, यानी कि जो केंद्र जो जो मजबूत शासन का जो नींव है वो भारत में नहीं था, जिसके कारण से कहिए कि विदेशी आक्रमणकारियों को एक अवसर मिला भारत पर आक्रमण करने का। और भारत पर आक्रमण करने के कारण जो है भारत जो कि मॉडर्न सोच के साथ आगे बढ़ रहा था वो रफ्तार भारत का धीमा पड़ गया। अच्छा, जो मॉडर्न सोच था जो भारत में पनप रहा था मध्यकालीन भारत में, वो सोच कहीं न कहीं थम गया विदेशियों के आक्रमण के कारण। अच्छा, यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि भारत में खगोल विज्ञान का भी जो है आविष्कार हो गया था, लेकिन जो है उसको और भी तकनीकी रूप में जो है तकनीक रूप में उसको ढाला नहीं गया था। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारत में धर्म था, भारत में दर्शन था। अच्छा, दर्शन यानी कि फिलोसफी। भारत में त्योहार मनाया जाता था, रीति रिवाज था भारत में, क्योंकि भारत जो है सबसे पुराना कल्चर है। भारत बहुत ही पुराना सभ्यता वाला देश है, तो उसमें रीति रिवाज तो होगा ही। भारत में कानून था, लेकिन कानून जो था कहिए कि हम आपको बता ही दिए हैं कि भारत में 500 से भी ऊपर राजा था, एक देश है और बहुत सारे राजा है, जिसके कारण से कानून भी बहुत सारा भारत में था, जिसके कारण से जो है एक राजा दूसरे राजा का विरोध करते थे, एक राजा दूसरे राजा का विरोध करने के कारण जो है भारत में बहुत सारे राजा जो है आपस में ही युद्ध करते रहते थे, जिसके कारण से जो विदेशी था उनको एक अवसर मिला भारत के ऊपर आक्रमण करने का। परिणाम ये निकला कि भारत में बहुत सारे विदेशी आक्रमणकारी आए और भारत पर शासन किए। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है ये कि इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। तो किसने डाला है? तो अल-बरूनी ने डाला है। अच्छा, यहाँ पे दूसरा पॉइंट है इब्न बतूता। इब्न बतूता कौन था? तो इब्न बतूता जो है मोहम्मद बिन तुगलक, ये जो इब्न बतूता है ये मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में रहता था और ये बहुत ही विद्वान व्यक्ति था। अच्छा, ये विदेशी यात्री था जो कि भारत में आया था और ये मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में ठहरा था। तो ये कहिए कि मोहम्मद बिन तुगलक के दरबारी था और ये उत्तरी अफ्रीका का जो जो एक देश है वो, ये जो इब्न बतूता है, ये इब्न बतूता उत्तरी अफ्रीका के मोरक्को देश के तांजियर शहर से था। ठीक है दोस्तों। अच्छा, यहाँ पे क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इब्न बतूता कहाँ का था। तो इब्न बतूता जो है मोरक्को से था और ये मोरक्को कहाँ पे है? तो उत्तरी अफ्रीका में पड़ता है। अच्छा, इसने जो है अपना यात्रा वृत्तांत दिया, यानी कि जो उन्होंने यात्रा किया और यात्रा में उन्होंने जो भी देखा, जो भी समझा, उसको जो है उसको रिहल्ला भी कहा जाता है, यानी कि इब्न बतूता का जो यात्रा वृत्तांत है उसको रिहल्ला कहा जाता है। अच्छा, ये 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियां देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। तो किसने नियुक्त किया था? तो दिल्ली का जो नियुक्त किया था वो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। तो दिल्ली का काजी का अर्थ होता है इस्लामिक कानून के अनुसार जो है न्याय करना। तो काजी जो होता है वो न्यायाधीश होता है जो कि इस्लामिक कानून के अनुसार जो है न्याय करता है। तो इब्न बतूता इतना विद्वान था कि मोहम्मद बिन तुगलक का वो दरबारी बन गया और उस दरबारी में वो काजी का पद ले लिया। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे समझते हैं। अच्छा, डी जो है, जो अगला पॉइंट है वो डी है। डी में लिखा हुआ अन्य लेखक। तो अन्य लेखक का क्या नाम है? वो तारानाथ है। यह एक तिब्बती लेखक था। इसने कंगयूर तथा तंगयूर नामक ग्रंथ की रचना की। इससे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अच्छा, इसको याद कैसे करिएगा? तारानाथ जो है, तारानाथ से तिब्बत, ठीक है। अच्छा, इसने कंगयूर और तंगयूर नामक ग्रंथ की रचना की, ठीक है। तो इस टाइप से इसको समझिएगा। तो कंगयूर से समझिए कि जो है माँ तारा जो कि बुद्ध धर्म की एक देवी है जो महायान शाखा से आता है। तो बौद्ध धर्म का जो
दूसरा शाखा है वो महायान शाखा है, और उसमें माँ तारा का पूजा किया जाता है। तो माँ तारा क्या पहनती है, वो कंगन पहनती है। अच्छा, जब पुष्यमित्र शुंग जो है, कहिए कि जब पुष्यमित्र शुंग जो है मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद राजगद्दी पर बैठा था, तो पुष्यमित्र शुंग ने जो है बहुत सारे बौद्धों का नरसंहार किया था। तो बहुत सारे बौद्धों को नरसंहार करने के क्रम में बहुत सारे बौद्ध जो है वो उसे उसको उसको तिब्बत में पलायन करना पड़ गया। तो तिब्बत में जो है बहुत सारे बौद्ध जो है वो उसको बसना पड़ गया। तो तिब्बत में जो है जो बुद्धिस्ट है वो माँ तारा का पूजा करते हैं। ठीक है, माँ तारा जो है क्या पहनती है, कंगन पहनती है। तो कंगन से कंगयूर, कंगयूर से तंगयूर, इस टाइप से याद रखिएगा इसको। अच्छा, मार्को पोलो जो है यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। तो मार्को पोलो जो है वो कहिए कि इटली का जो है एक विदेशी यात्री था, जो कि 13वीं शताब्दी में भारत आया था। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे जो है ये पांड्य देश जो है ये साउथ में पड़ता है। भारत का जो साउथर्न पार्ट है, ये जो चेन्नई का इलाका है, या फिर जो है जो तमिलनाडु का इलाका है, उस इलाके में ये पांड्य देश पड़ता है। तो वहीं पे जो है ये मार्को पोलो भ्रमण करने के लिए आया था। इसका विवरण जो है पांड्य इतिहास के अध्ययन के उपयोग के लिए, अच्छा, इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख है। बोगाज कोई एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र वरुण, इंद्र और नौसत्य अश्वनी कुमार के नाम मिलते हैं। दोस्तों ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हम आपको अगले वीडियो लेक्चर में बताएंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। दोस्तों प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए वीडियो बनाने का। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।